कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, विशेष तौर से नए मंत्रियों को लेकर जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दिल्ली इन्हें जाना पड़ा। शपथ लेने के तुरंत बाद ये दिल्ली क्यों भागे और एक तरह से पोर्टफोलियो को लेकर अभी किस तरह की चर्चाएं बनी हुई है और कब तक यहाँ पोर्टफोलियो इन मंत्रियों को दिए जा सकते हैं और जो पुराने मंत्री हैं क्या उनके महकमे बदले जा सकते हैं, इस पर बारीकी से आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। और सीएम सुक्खू के दौरे से जुड़ी जानकारी भी देंगे, क्योंकि दुबई के लिए ये रवाना हो गए हैं। आखिरकार किस पर्पस से, कब वापस लौट आएंगे और क्या पोर्टफोलियो पर उसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर भाजपा अपने ही स्टैंड पर फंसती हुई नजर आ रही है। कारण इसका ये है कि देखिए, जो बाकी के 3 बड़े राज्य हैं वहां पर 2-2 डेप्यूटी सीएम्स की नियुक्तियां कर दी गई हैं। अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेताओं का क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट का दरवाजा यहां खटखटाया है एक डेप्यूटी सीएम की नियुक्ति पर। तो फिलहाल इस पर भी बारीकी से आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 10 के करीब ऐसे स्थान हिमाचल प्रदेश में हैं जहां मिनिमम टेम्परेचर माइनस में चल रहा है। पहली मर्तबा सुंदरनगर, भुंतर और मंडी में भी माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया है मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें। और कारण इसका ये है कि अभी देखिए, बीते दिनों जो हल्की बर्फबारी ऊपरी क्षेत्रों में हुई है उसके बाद ये मिनिमम टेम्परेचर यहाँ माइनस में दर्ज किया गया है। लेकिन अभी मौसम साफ रहेगा 17 दिसंबर तक और 16 दिसंबर तक ये मौसम साफ रहेगा। फिर 17 को येलो अलर्ट जारी किया गया है और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं। निचले क्षेत्रों में और इसके अतिरिक्त मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। 18 दिसंबर से फिर पूरे प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि एक ही दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी तरफ अगर होटलियर्स की बात करें, पर्यटकों की जानकारी दे, तो ये बर्फबारी के इंतजार में है। इन्हें लग रहा है कि दिसंबर का माह शुरू हो गया है तो स्नोफॉल होगा, लेकिन कम ही आसार जताए गए हैं, वो भी ऊपरी क्षेत्रों में। और हल्का हिमपात ही अभी तक लाहौल स्पीति की घाटियों में भी हुआ है। तो इस वजह से इंतजार कहीं ना कहीं पर्यटकों में और स्थानीय लोगों में भी बना हुआ है। देखिए, सीएम सुक्खू को लेकर अगर बात करें तो 13 से 16 दिसंबर तक ये, क्योंकि दुबई में होंगे, रवाना दुबई के लिए हो चुके हैं। वहां पर यूएई में आयोजित हो रही इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। और इसके बाद संभावना इस तरह की बनी है कि टूरिज्म गतिविधियों को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरह से निवेश मुख्यमंत्री लाने वाले हैं, और क्योंकि निवेश के लिए ही कारोबारियों को निमंत्रित करने के लिए वो दुबई गए हुए हैं। और भी कुछ एक कारण यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनके दुबई जाने के, लेकिन मेन मकसद अभी फिलहाल यही समझा जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम गौर करें तो देखिए, एक मीटिंग भी सचिवालय में बुलाई गई थी, इन्वेस्टर मीट हुई थी, जिसमें कारोबारियों को उन्होंने निमंत्रण दिया था कि वो हिमाचल प्रदेश में निवेश करें। इसका रिजल्ट सामने ये आया था कि दुबई की प्रतिष्ठित कंपनी ओजन ग्रुप होल्डिंग प्रदेश में 5 स्टार होटल स्थापित करने में रुचि दिखा चुकी है। तो अब और भी यहाँ पर पर्यटन गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, इस पर अभी वर्तमान सरकार की ओर से केवल प्रयास किया जा रहा है। और यही जो उनका दौरा है, इसी मकसद के साथ देखा जा रहा है कि इसके बाद निवेश बढ़ सकता है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि फिर 17 दिसंबर को सीएम सुक्खू लौट आएंगे, क्योंकि 16 दिसंबर तक वहीं होंगे। और 19 दिसंबर को, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, शीतकालीन सेशन आयोजित होगा धर्मशाला में, और उसे लेकर भी यहाँ कई तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि जितने भी विधानसभा सदस्य थे उन्हें पहले ही ये कह दिया गया था कि समय रहते ही इस बार अपने अपने सवाल ये तैयार कर लें। दरअसल अधिकतर सवाल इस बार विपक्षी नेताओं की ओर से ही लगाए जाएंगे, क्योंकि कई सारे मसले ऐसे हैं जो कि इनकी ओर से गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को किस प्रकार से इस बार निरुत्तर करता है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई है, लेकिन वही बात है कि अभी सीएम सुक्खू दुबई गए हुए हैं और जब वापस लौटेंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि बारीकी से भी इस बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन संभावनाएं ये भी इस वक्त बनी हुई है कि जो मंत्री हैं, पुराने मंत्री हैं, उनके महकमे भी बदले जा सकते हैं। यही कारण था कि पूरे 1 साल भर में मुख्यमंत्री कुछ एक मंत्रियों को ये नसीहत देते रहे कि वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें। और हर सोमवार को अब तो मुख्यमंत्री प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक भी लेते हैं, जिसमें हर महकमे से जुड़ी फीडबैक वो ले रहे हैं।
वहीं जिला शिमला के चौपाल से जुड़ी भी एक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल यहाँ स्कूली छात्रों के ऊपर चोरी करने का मामला सामने आया है। ये स्कूली छात्रों ने चोरी की है और लगभग इसमें 27 लैपटॉप और सीसीटीवी इन्होंने चुरा लिए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दफ्तर से लाखों रुपए की इन्होंने चोरी की और उसके बाद जब पुलिस में ये मामला दर्ज करवाया गया तो 24 घंटे के भीतर हालांकि पुलिस ने ये केस सुलझा लिया था। ये स्कूली छात्र थे जिन्होंने लैपटॉप चोरी किए। इसमें एक लैपटॉप 2 लाख रुपए की ज़्यादा की कीमत का भी बताया जा रहा है, जिसे इन्होंने 5 से 6 हज़ार रुपए में ही बेच दिया। जो बाकी के लैपटॉप हैं उनकी कीमत भी 50,000 से 1.5 लाख के करीब थी और सीसीटीवी कैमरास भी देखिए इन्होंने एक तरह से यहाँ चुरा लिए थे। फिलहाल अभी बाकी की पूछताछ भी इन छात्रों से की जा रही है। आखिरकार क्यों अपने स्कूल टाइम के दौरान इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, और हैरत अंगेज मामला है क्योंकि देखिए छात्रों को स्कूलों में भेजा जाता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन स्कूली छात्रों का ध्यान कुछ इस कदर भटक रहा है कि वो चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और वो भी देखिए आजीविका मिशन दफ्तर में ये लाखों रुपए की चोरी की गई है। 60 लाख का सामान इन्होंने चोरी कर दिया था, लेकिन काफ़ी सस्ते दामों में इसे आगे बेचा था। और यहाँ 2 के करीब ऐसे ये स्कूली छात्र थे, क्योंकि 4 स्कूली छात्रों पर ये चोरी करने का आरोप लगा है। तो 2 स्कूली छात्र ऐसे थे जिन्होंने कुछ एक अपने सबूत छोड़ दिए थे चोरी करने के दौरान, और पुलिस जल्दी इन तक पहुंच गई। जेओई लाइब्रेरियन भर्ती पर भी आना चाहेंगे। भर्ती नियम जो इसके लिए क्योंकि बनाए गए हैं वो रास नहीं आ रहे हैं अभ्यर्थियों को। इनका कहना है जो कि 50% की इसमें शर्त लगाई गई है वो ठीक नहीं है। +2 में 50% अंक होना ज़रूरी है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके ये अंक नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें बैचलर इन साइंस लाइब्रेरी की कंडीशन भी रख दी गई है। तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इनके पास तो महज डिप्लोमा है, ये कहाँ से अब बैचलर डिग्री लाएंगे, और 20 से 25 साल भी इन्हें +2 पास किए हुए हो गया है टाइम। तो ऐसे में अब इनके मार्क्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों के 50% मार्क्स नहीं थे वो कैसे उसमें बढ़ोतरी करेंगे या कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो सीधे तौर पर सरकार इन्हें बाहर करना चाह रही है, इसलिए इस तरह के भर्ती नियम तैयार किए हैं। अब शिक्षा सचिव राकेश कंवर से ये मिले हैं, आश्वासन इन्हें दिया गया है कि भर्ती नियमों में संशोधन करने पर कुछ विचार किया जाएगा। हज़ारों के करीब क्योंकि देखिए इनकी संख्या है और ये पिछले कई वर्षों से इस भर्ती के इंतजार में बने हुए हैं। 771 के करीब ये पद भरे जाने हैं और भर्ती नियम जब तैयार हुए तो 2 कंडीशंस इसमें ऐसी लगा दी गई हैं जो कि इन अभ्यर्थियों को रास नहीं आ रही है और तुरंत प्रभाव से इसे बदला जाए, ये बात इन्होंने कही है। हालांकि देखिए 50% अंकों के साथ यहाँ बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कंडीशन रखी गई है और इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति रिवाज और जियोग्राफी की जानकारी भी इन्हें होनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि ये तो एक नॉन टीचिंग पद है, तो इसमें इतनी कंडीशंस क्यों लगाई जा रही है, और पहले भी कई दफ़ा ऐसे पोस्ट कोड्स में ऐसी शर्तों को हटाया गया है। तो इस बार जो ये जेओई लाइब्रेरियन की भर्ती होनी है, इन नियमों में भी बदलाव होना जरूरी है, नहीं तो ये फिर इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और इनकी देखिए संख्या भी कम नहीं है, हजारों के करीब ये अभ्यर्थी हैं जो कि इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि इनके 50% अंक भी नहीं है +2 में। हाल ही में देखिए एक बड़ी घटना पेश आई थी उत्तराखंड की एक टनल में, जहां मजदूर फंस गए थे। अब उसके बाद सबक लिया है यहाँ के अधिकारियों ने भी और साथ ही साथ जिला उपायुक्तों ने भी, इसीलिए हिमाचल में भी जितनी ऐसी सुरंगें हैं वहां का निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन शुरुआत अब इसकी एक तरह से हो चुकी है। दरअसल बिलासपुर के बचत भवन में उपायुक्त आबिद हुसैन की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि वो समय समय पर मॉक ड्रिल वहाँ पर मजदूरों से करवाते रहें, उच्च गुणवत्ता के उपकरण ही मजदूरों को दिए जाएँ और साथ ही साथ किसी भी संभावित दुर्घटना या विसंगतियों का शीघ्र पता लगाने के भी यहाँ निर्देश जारी किए गए हैं। बिलासपुर में देखिए ये बैठक सबसे पहले इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ पर अगर सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करें तो लगभग 13 के करीब सुरंगें बनाई जानी हैं रेलवे लाइन के अंतर्गत। ये जो निर्माणाधीन भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन है, इसी के तहत ये क्योंकि 13 सुरंगों का निर्माण होना है और 4 लेन के तहत भी जो सुरंगें बनी हैं वहाँ भी ज़रूरी है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ एक कदम उठाए जाएँ। एक ड्रिल मशीन ऐसी है जिसे कि 24 घंटे के दौरान लागू रखा जाएगा ताकि इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश की किसी सुरंग में ना बने, जैसा कि मामला उत्तराखंड में देखने में आया था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 2015 में बिलासपुर में भी एक सुरंग में बड़ा हादसा पेश आ गया था, तो इसीलिए सबक लेने की आवश्यकता है। और देखिए सबक लेते हुए यहाँ कुछ एक कदम भी अधिकारियों की ओर से उठाए जा रहे हैं। NHAI के अधिकारियों को भी कुछ एक निर्देश जारी किए गए हैं और अपने अपने स्तर पर जिला उपायुक्तों की ओर से ये बैठक भी ली जा रही
रही है। देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा की ओर से भी आज कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें इनकी ओर से ये कहा गया है कि शीतकालीन सत्र के दौरान ये कई मसले उठाने वाले हैं। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों का मसला रणधीर शर्मा ने पहले भी कई दफा उठाया है। आज भी इन्होंने जिक्र किया कि हजारों की तादाद में आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता वर्तमान सरकार ने दिखा दिया और अभी तक इनकी नौकरी बहाली नहीं हो पाई है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहां तो वर्तमान सरकार ने नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन यहां नौकरियां छीनी जा रही है, यह आरोप इन्होंने लगाया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने भर्तियों को लेकर कही कि अधिकतर ऐसी भर्तियां हैं जो कि लटकी हुई हैं, अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है वर्तमान सरकार से, और जो कर्मचारी चयन आयोग बना भी था उसे भी भंग कर दिया गया। राज्य चयन आयोग बनाया गया है, लेकिन प्रोसेस अभी तक वहां शुरू नहीं हो पाया। तीसरी बात इन्होंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल पर कही कि विफलता भरा रहा है और इंतजार भरा रहा है। हर वर्ग इसमें महज इंतजार कर रहा है, और तो और अपने कांग्रेस के विधायकों को भी मंत्री बनने के लिए इन्होंने इतना इंतजार करवा दिया, लेकिन अभी भी एक मंत्री का पद खाली है। इसके अलावा जो बाकी जगहों पर चेयरमैन नियुक्त होने थे, अभी तक उस बात पर भी कोई हलचल वर्तमान सरकार में नजर नहीं आ रही है, और CPS की नियुक्तियां इन्होंने कर दी, और जिसे कि ये संवैधानिक करार दे रहे हैं, जबकि वो संवैधानिक है। ये भी आज यहाँ पर रणधीर शर्मा की ओर से आरोप लगाया गया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि 3 बड़े मसले शीतकालीन सेशन में गूंजने वाले हैं, जिसमें एक आउटसोर्स का मसला है, दूसरा भर्तियों का है, और महिलाओं को 1500 रुपए की राशि अभी तक क्यों नहीं मिली, 1 साल बीत गया है, इस पर भी विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जाएगी। और सत्ता पक्ष किस तरह से इन्हें निरुत्तर करता है ये देखना होगा, क्योंकि दूसरी ओर अगर CM सुक्खू की बात करें तो अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर ही दी है कि महिलाओं को नए साल में 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रथम चरण में लाहौल स्पीति की महिलाओं को ये 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। अब नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक इस पर कोई हलचल सचिवालय में नज़र नहीं आई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू आज पहले दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और फिर दिल्ली से 5:30 बजे दुबई के लिए इनकी फ़्लाइट थी, और अब उसके बाद 16 दिसंबर तक, क्योंकि ये दुबई में ही रहने वाले हैं, 13 से 16 दिसंबर तक, जैसा कि हमने कहा, इन्वेस्टर मीट वहाँ पर आयोजित की गई है, और उसके बाद 17 दिसंबर को ही ये शिमला लौट आएंगे। लेकिन इस बीच एक संभावना ये ज़रूर है कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्यमंत्री चिट्ठी देकर गए होंगे तो जरूर यहां नोटिफिकेशन फिर पोर्टफोलियो को लेकर हो जाएगी। अभी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिल सकता है, ऊर्जा विभाग मिल सकता है, लेकिन इन अटकलों से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा कि हमने कहा, ये मुख्यमंत्री ही तय करेंगे, और अगर सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी देकर गए होंगे तो जल्दी फिर यहां नोटिफिकेशन भी हो जाएगी, और अगर ये चिट्ठी अभी नहीं दी होगी तो फिर मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। और ये जो चर्चाएं हैं कि यहाँ पुराने मंत्रियों के महकमे भी बदले जा सकते हैं, इस पर भी स्थिति बाद में ही स्पष्ट हो पाएगी। तीसरी बात करना चाहेंगे नए मंत्रियों के दिल्ली जाने की। दरअसल पिछले कल क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह था राजेश धर्मानी का और यादविंदर गोमा जी का, जिन्हें की मंत्री पद की नई जिम्मेदारी दी गई है, आज ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि हाईकमान से इन्हें वहां पर मुलाकात करनी है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भी ये मिलेंगे, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि दोनों ही दिल्ली पहुंच गए हैं, और आज शाम तक इनका शेड्यूल बना था मुलाकात करने का हाईकमान के साथ। डेप्यूटी CM वाले स्टैंड पर बीजेपी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ देखिए, हिमाचल की भाजपा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और डेप्यूटी CM की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। इसी वजह से ये मसला काफ़ी ज़्यादा गूंजा हुआ था। हालांकि डेप्यूटी CM के साथ साथ जो CPS की नियुक्तियां हुई हैं उसे भी असंवैधानिक करार दिया गया है विपक्ष की ओर से, और इसी बात पर कई तरह की बयानबाजियां भी हुई और इन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। लेकिन अब भाजपा ने चुप्पी साध ली है इस बात पर, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक नहीं बल्कि 2-2 डेप्यूटी CM बना दिए हैं। अब इसके बाद भाजपा के नेता अपने ही शब्दों से मुकरते हुए हिमाचल में नजर आ रहे हैं, और तो और ये भी कह रहे हैं कि महज CPS की नियुक्तियों के लिए ही उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया था उस पर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, और उसी का ये नतीजा है कि देखिए अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय की गई है। लेकिन भाजपा अपने इस फैसले को अब डिफेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि बाकी राज्यों में
भाजपा ने यही डिसीजन ले लिया है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की जानकारी दे तो एक तरह से कुछ भी कहने से अब बच रहे हैं, क्योंकि जब अपनी ही पार्टी ने दूसरे राज्यों में इस तरह का फैसला ले लिया हो तो अब ये यहाँ क्या कहेंगे, इस पर कहने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है और एक तरह से अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सवालों के घेरे में एक तरह से बीजेपी का स्टैंड आ गया है और अब इनका ये कहना है कि सीपीएस की नियुक्तियां असंवैधानिक है, इसलिए ही इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज जो भाजपा विधायक रणधीर शर्मा हैं उन्होंने भी महज यहां सीपीएस का जिक्र ही किया, नहीं तो हर बार सीपीएस के साथ साथ डेप्यूटी सीएम का जिक्र भी जरूर किया जाता था। देखिए कांस्टेबल भर्ती की जानकारी भी दे तो लगभग क्योंकि 1200 के करीब ये पद भरे जाएंगे, हालांकि 1230 ये कुल पद हैं और पहली मर्तबा इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। पीएचक्यू स्तर पर ही एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन शीतकालीन सत्र का इसे लेकर भी इंतजार करना होगा। फिर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद ही कहा जा रहा है कि पीएचक्यू स्तर पर एक कमेटी बनने वाली है और इस बार पारदर्शिता इस भर्ती में लाई जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जब पेपर लीक होने का मामला सामने आया था तो पुलिस भर्ती में ही ये मामला देखा गया था। तो इस बार पारदर्शिता लाई जाएगी और ज़्यादा अलर्ट इस कमेटी को रहना होगा। हालांकि प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन इतना ज़रूर देखा जा सकता है कि 30% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है और कमेटी बनाने की बात हो चुकी है और कमेटी बनाने का समय भी निर्धारित हो गया है। शीतकालीन सेशन के ठीक बाद पीएचक्यू स्तर की कमेटी बनाएगी और यही कमेटी की ओर से फिर ये भर्ती भी करवाई जाएगी, यानी कि पुलिस विभाग ही ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने वाला है। आज एक और जानकारी निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से 634 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को दिए गए हैं। अभी प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसके बाद लगातार ये वर्तमान सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि कोई भी मदद केंद्र सरकार ने हिमाचल की नहीं की है। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन 12 रुपए की मदद भी नहीं हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से 634 करोड़ रुपए की मदद की गई है। दरअसल मंजूरी इस राशि को मिल गई है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने भी ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। बाकी भाजपा नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया है और साथ ही साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा है उन्होंने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है हिमाचल को ये मदद पहुंचाने के लिए। हालांकि इससे पहले ये भाजपा नेताओं की ओर से ही स्टेटमेंट आई है कि 200 करोड़ राज्य को जारी कर दिए गए थे, अब 634 करोड़ और दिए गए हैं ताकि प्रभावितों की मदद यहां की जा सके या जो सड़कें अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है उसका निर्माण कार्य भी पूरा हो सके और रिकंस्ट्रक्शन वहां पर हो पाए। हालांकि राज्य सरकार ने दावा ये किया है कि यहां हिमाचल सरकार की ओर से 2000 करोड़ का मेमोरेंडम भारत सरकार को भेजा गया था। तो 2000 करोड़ का मेमोरेंडम भेजा गया था, लेकिन इसके बाद आप ये जरूर देख सकते हैं कि 634 करोड़ रुपए की ही अभी मदद आई है। कांग्रेस सरकार की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और पहले भी जब 200 करोड़ रुपए जारी किए गए थे यहाँ केंद्र सरकार की ओर से तो उस पर भी मुख्यमंत्री सुक्खू का यही कहना था कि ये पैसे तो हिमाचल सरकार के ही थे, यानी कि हक था उस राशि पर हिमाचल सरकार का वही मिले हैं, इसके अलावा कोई भी मदद केंद्र सरकार ने नहीं दी है। तो अब इस पर किस तरह का रिएक्शन आता है कांग्रेस सरकार का, ये हम देखेंगे अगले कल। बिल्कुल यहाँ प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हमारी रहेगी। बीआरसीसी भर्ती पर भी अब आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हिमाचल सरकार ने जो पहले से नियुक्त बीआरसीसी थे उन्हें हटा दिया है और नए बीआरसीसी की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी ओर ये मामला कोर्ट में चला गया है और कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा गया है, जब तक सरकार अपना जवाब नहीं देगी स्टे नहीं हट पाएगा। और ऐसे में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का काम अब शिक्षा विभाग में ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को ही देना पड़ा है। तो एक एडिशनल चार्ज एक तरह से हम कह सकते हैं और अतिरिक्त बोझ भी इन पर है। और कब तक अब ये बीआरसीसी भर्ती हो पाती है देखना होगा, क्योंकि नई पॉलिसी भी देखिए इसके लिए बनाई गई थी, लेकिन फिर जब कुछ एक ऑब्जेक्शंस इसमें लगाई गई और कुछ शिकायतें भी शिक्षकों की ओर से की गई तो कोर्ट में मामला गया और फिलहाल स्टे एक तरह से इस मसले पर लगा हुआ है। ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरा दिन था आज इनका प्रदर्शन। हड़ताल एक तरह से इनकी जारी रही और ये इनकी ओर से चेतावनी दी जा रही है कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इन्होंने नाराजगी जताई है, लेकिन पूरी तरह से डाक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और ग्रामीण लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब इनका कहना है जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती अपनी हड़ताल वापस नहीं लेने वाले हैं। मेन इनके वित्तीय भत्तों को लेकर परेशानियां इन्हें आ रही हैं, जिन्हें ये दूर करने की बात कर रहे हैं। परमानेंट पेंशन, रेगुलर नौकरी और 8 घंटे की नौकरी ही इनसे ली जाए, ये भी इनकी मुख्य डिमांड है। हालांकि अभी तक कोई भी रिएक्शन ना केंद्र सरकार की ओर से सामने आया है, ना राज्य सरकार की ओर से, और इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी या फिर एक तरह से अधिसूचना इनके लिए जारी नहीं हो जाती है इनकी मांग पूरी करने पर, ये नहीं हटने वाले हैं अपनी हड़ताल से। और डाक सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होती हुई अभी नजर आ रही हैं। पिछले कल महज 70% ही ऐसे डाक सेवक थे जिनकी ओर से हड़ताल की जा रही थी, लेकिन आज इनकी संख्या में फिर बढ़ोतरी हो गई है। ये 80% के करीब आज डाक सेवक थे जिनकी ओर से हड़ताल जारी रही है। HRTC पेंशनर्स भी राहत भरी खबर के इंतजार में हैं। हालांकि चेतावनी ये पहले ही दे चुके हैं कि शीतकालीन सेशन का भी ये घेराव करने के लिए धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। और मेडिकल बिलों का भुगतान पिछले 2 वर्षों से इनका नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो 5, 10, 15% पेंशन भत्ता बढ़ा है वो भी इन्हें अभी तक जारी नहीं हुआ है। और ये HRTC पेंशनर्स है जिनका ये भी कहना है कि माह की 1 तारीख को ही इन्हें पेंशन मिल जानी चाहिए। हालांकि इस बार मिली है, लेकिन आगे के लिए भी ये प्रोसेस जारी रखा जाए। इन कुछ एक डिमांड्स के साथ ये घेराव करेंगे विधानसभा परिसर का, क्योंकि इनका कहना है बहुत बार इन्होंने सरकार से मुलाकात करके देख लिया और आग्रह भी किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब ऐसे में ये घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। सभी देखिए काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, एक तरह से अभी वृद्ध अवस्था में हैं, और इस दौरान जब ये विधानसभा परिसर का घेराव करने पहुंचेंगे तो क्या सरकार इनके लिए कोई डिसीजन लेगी, ये बड़ा सवाल है। आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से भी एक बड़ी जानकारी दी गई है हिम उत्सव को लेकर। इसमें हर्षवर्धन चौहान का ये कहना था कि दिल्ली में हिम उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि शिमला में या बाकी जिलों में कुछ प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं जिसमें हिमाचल के कल्चर को, ट्रेडिशनल फूड को या हिमाचल के फैशन को शो करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में होने वाला है। हिमाचल का फूड और ट्रेडिशन और बाकी का जो कल्चर है उसे अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मौका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी मिलने वाला है, क्योंकि उनके बनाए गए उत्पाद ही वहां पर प्रदर्शनी में लगाए जाएंगे। तो एक ये अच्छा अवसर हम कहना चाहेंगे। जल्दी ही इसका भी आयोजन होने वाला है। 16 से 30 दिसंबर तक हिम उत्सव का आयोजन किया जाएगा, और ये सरकार की ओर से नया फैसला यहाँ पर लिया गया है ताकि जो महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उन्हें भी फ़ायदा हो सके और हिमाचल का कल्चर और ट्रेडिशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच सके।